सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल, प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, और आज हम चर्चा करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के संबंध में। तो ये जो विषय है ये बीएससी थर्ड ईयर फिज़िक्स सब्जेक्ट के पेपर 1 की यूनिट 2 का जो सेकेंड पार्ट है, यूनिट 2 का जो बाद वाला लास्ट पार्ट है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर फिज़िक्स पेपर 1 यूनिट 2 पार्ट 2। वेल, इससे पहले कि हम लोग एक्चुअली टेक ऑफ करें इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, आई वुड लाइक टू जस्ट गो फॉर ए स्मॉल रिकैप। कुछ अपन चीज़ें रिवाइज कर लें जो अपन ने पार्ट 1 में पढ़ी हैं, जो अपन ने यूनिट 1 में पढ़ी हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगा ये सेकेंड पार्ट जो कि आज हम अभी इस प्रस्तुतिकरण में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही विशेष परिकल्पना दी थी डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली जो थे ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात कही थी। मतलब जैसे हम सभी जानते हैं कि वेव्स होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बोथ कैरी द एनर्जी। लेकिन जब कोई वेव गति करती है तो उसमें पार्टिकल नहीं होता, जब कोई पार्टिकल गति करता है तो उसमें वेव नहीं होती। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल अजम्पशंस थे। लेकिन जैसे पार्ट 1 में हमने देखा था और यूनिट 1 में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि डी ब्रॉगली ने सबसे पहले एक ये हाइपोथेसिस दी थी कि जब कोई कण गति करता है, लेट मी करेक्ट, जब कोई मैटर पार्टिकल गति करता है, जब कोई द्रव्य कण गति करता है, तो इस गतिशील कण के साथ एक तरंग भी जुड़ी होती है जिन्हें कि मैटर वेव्स कहा जाता है, जिन्हें कि द्रव्य तरंगें कहा जाता है। माइंड इट, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई मैटर पार्टिकल गति करता है, तो उस गतिशील कण के साथ एक तरंग भी जुड़ी होती है जिसे कि मैटर वेव या द्रव्य तरंग कहा जाता है। इट वॉज ए वेरी रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट, क्योंकि पार्टिकल गति कर रहा है और उसके साथ तरंग का जुड़ा होना, दिस वॉज समथिंग वेरी एबनॉर्मल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जब 1920s में जब डी ब्रॉगली ने ये कंसेप्ट दिया था। खैर, इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में। लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, तो जो डी ब्रॉगली का ये कंसेप्ट था कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल गति करता है, मैटर पार्टिकल मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी मैटर पार्टिकल, फॉर ए सिंपल रीज़न अपन एक साधारण पत्थर भी मान सकते हैं। तो जब कोई पार्टिकल गति करता है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है, और ये तरंग हमको दिखाई दे या ना दे, in most of the cases it is not seeable, मतलब इसको हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि द्रव्य कण के साथ जुड़ी हुई तरंगों को देखने के लिए हमको कुछ विशेष प्रयोग करने पड़ते हैं, है ना, जिसके लिए फिर डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट एंड कॉम्पटन इफेक्ट एंड ये काफ़ी सारे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये सब हम लोगों ने देखे हैं पिछले पार्ट 1 में। तो जो द्रव्य कण के साथ जुड़ी हुई तरंगें रहती हैं, ये तरंगें जब कोई मैटर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड पे गति करता है, मतलब जब कोई मैटर पार्टिकल प्रकाश के वेग के आसपास वेग से गति करता है, तो इन तरंगों को देखना, समझना, इनके ऊपर प्रयोग करना, इनको ऑब्जर्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब एक सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम भी सड़क पर गति करते हैं, जब हम बाइक पे चलते हैं, या हम पैदल भी चलते हैं, या हम कार में चलते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, तो जब हम गति करते हैं तो वी आर लाइक अ मूविंग पार्टिकल। तो हमारे साथ भी एक द्रव्य तरंग जुड़ी होनी चाहिए, होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर हम उसको देख क्यों नहीं पाते, हम उसको किसी भी तरह से अनुभव क्यों नहीं कर पाते। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने यूनिट 1 में कर ली हैं कि द्रव्य तरंगों को देखना, समझना, उनके ऊपर प्रयोग करना, उनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना तब संभव हो पाता है व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद द रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब पार्टिकल की जो गति है वो प्रकाश के वेग के आसपास होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी कण प्रकाश के वेग से या प्रकाश के वेग से अधिक वेग से गति तो नहीं कर सकता। प्रकाश का वेग मतलब कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जब कोई कण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ा कम वेग से या इसके आधे वेग से या इसके आसपास किसी मल्टीप्लायर मतलब 0.1 0.2 टाइम्स वेग से जब गति करता है,
तो इन द्रव्य तरंगों को देखना, समझना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना बहुत आसानी से संभव हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पार्ट 1 थी उसमें हम लोगों ने देखी थी। And the last thing which we took up in the part 1 was wave function, the concept of wave function. देखिए क्या था कि जब कोई तरंग गति करती है, ठीक है, तो कौन सी तरंगों की बात हो रही है? अभी द्रव्य तरंगों की बात हो रही है। जब कोई द्रव्य तरंग गति करती है, द्रव्य तरंग कहाँ से आ गई? लुईस डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से भी आ गई। और डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनसे हम लोगों ने प्रूव होते हुए देखा था पिछले पार्ट में। बट नाउ द थिंग इज दिस कि ये जो द्रव्य तरंगें होती हैं जो कि द्रव्य कण के साथ जुड़ी होती हैं, उन द्रव्य तरंगों को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? मतलब अगर हमको गणितीय रूप में इनका कोई इक्वेशन लिखना हो, इनका कोई समीकरण लिखना हो, तो हम उन द्रव्य तरंगों को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? और यहाँ से निकल के आया था कंसेप्ट काय का? वेव फंक्शन का। और वेव फंक्शन मतलब जिसे कि तरंग फलन कहा जाता है, इसको ग्रीक लेटर साई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सो साई इज द वेव फंक्शन। नाउ व्हाट इज वेव फंक्शन? द्रव्य फलन क्या होता है? Wave function is a function, means basically it is a mathematical function, it is a mathematical expression। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें हर केस के लिए, द्रव्य तरंगों के हर एक विशेष परिस्थिति के लिए हमको अलग तरह से डिराइव करना पड़ता है, हमको अलग तरह से इसको व्युत्पन्न करना पड़ता है। मतलब वेव फंक्शन जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी अपने को मिलेगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इस पार्ट के बारे में। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए या हर एक क्वांटम मैकेनिकल मैटर वेव के लिए वेव फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। दैट वेव फंक्शन हैज़ टू बी डिराइव्ड मैथमेटिकली, दैट वेव फंक्शन हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली। हमको जो द्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि वो जो द्रव्य तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनका नेचर क्या है, साइनोसॉइडल है, हाँ, या फिर स्क्वायर वेव के फॉर्म में है या किस तरह के फॉर्म में, उसके आधार पर हमको एक प्रतिपादित करना पड़ता है वेव फंक्शन कि ओके इस तरह की द्रव्य तरंग के लिए इस तरह का वेव फंक्शन लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच एक्चुअली डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर वेव। तो वेव फंक्शन एक ऐसा फलन होता है जो किसी द्रव्य तरंग के गुणों को या द्रव्य तरंग के नेचर को प्रदर्शित करता है। जैसे हम लोगों ने ये देखा है कि जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट था कि जब कोई एक पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक मैटर वेव जुड़ी होती है, उसके ऊपर फिर एक कंसेप्ट आया था, साइंटिस्ट ने दिया था कि जब वो कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक द्रव्य तरंग नहीं बल्कि अनेक द्रव्य तरंगें जुड़ी होती हैं। जब अनेक द्रव्य तरंगें एक पार्टिकल के साथ चलती हैं तो फिर एक साइंटिस्ट का कंसेप्ट आया कि ये जो अनेक द्रव्य तरंगें हैं, ये अनेक द्रव्य तरंगें आपस में मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, मतलब जिसको कि संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक तरंगें होंगी और एक ही दिशा में चलेंगी और एक ही कण के साथ जुड़ी हैं तो निश्चित रूप से उन तरंगों के बीच में व्यतिकरण तो होगा, दैट इज़ वेल एक्सपेक्टेड। तो ये जो व्यतिकरण होगा ये कहीं संपोषी होगा, कहीं विनाशी होगा। तो जहाँ विनाशी व्यतिकरण है वहाँ तो आयाम कम हो जाएगा, तो कंसेप्ट उस पर्टिकुलर केस की बात हम नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर इन तरंगों के आपस में व्यतिकरण से आयाम अधिकतम होगा, मतलब जहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा, उस एरिया को कहा जाता है वेव पैकेट। और उस वेव पैकेट के अंदर वो पार्टिकल होगा जिस पार्टिकल के साथ ये तरंगें जुड़ी हुई हैं। और इसी के लिए अपन ने जो पार्ट 1 है उसमें अपन ने देखा है कि जो वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो ये जो वेव पैकेट होता है, इस वेव पैकेट के अंदर कहीं आपका पार्टिकल पाया जाता है। तो उस पार्टिकल को उस वेव पैकेट के अंदर कहाँ पे पाया जाए, कहाँ पे वो पार्टिकल हमको मिलेगा, इसके संबंध में भी हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है पिछले पार्ट में। तो अब यहाँ से कंसेप्ट आता है वेव फंक्शन का कि अगर एक
पार्टिकल चल रहा है, उसके साथ अनेक तरंगें जुड़ी हुई हैं, उनके जुड़ने के कारण एक वेव पैकेट बन रहा है। वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ है ये अगर हमको बताना हो तो फिर हमको चाहिए क्या, एक वेव फंक्शन। एंड लेट अस से कि उन वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव फंक्शन है दैट इज साई, तो जो साई के मॉडुलस का स्क्वायर होता है, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, दैट एक्चुअली गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब उस पार्टिकल के या उस वेव के एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे पाए जाने की संभावना कितनी होगी, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमको साई स्क्वायर से प्राप्त होती है। तो वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक ऐसा गणितीय फलन है जो किसी द्रव्य तरंग को प्रदर्शित करता है, द्रव्य तरंग के गुणों को प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ इस वेव फंक्शन का के मॉडुलस का अगर हम स्क्वायर करें, मतलब साई कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय साई अगर हम करें, सो दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर पार्टिकल और द वेव एट पर्टिकुलर एनर्जी E. That is the significance of wave function psi. Okay, so wave function psi जो है, अच्छा साथ ही साथ ये जो वेव फंक्शन होता है ये उस पार्टिकल के भविष्य में कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स को अटेन करने की संभावनाएं हैं ये भी प्रदर्शित करता है। मतलब ये वेव फलन जो है, ये जो तरंग फलन है, जो वेव फंक्शन है, ये ना केवल पार्टिकल या वेव की करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि इसके एनालिसिस के आधार पे या इसके उपयोग से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल की नेक्स्ट एनर्जी स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, या वेव की नेक्स्ट एनर्जी स्टेट्स या नेक्स्ट इसकी पोजीशंस, इसकी स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। तो विद्यार्थियों, ये जो वेव फंक्शन है साई, इसको हम एक ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट कि ये वेव फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछली बार भी एक बात निकली थी श्रोडिंगर की। श्रोडिंगर इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एंड की साइंटिस्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, क्वांटम फिजिक्स के जो अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं, मैक्स प्लांक, डी ब्रॉगली, अल्बर्ट आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग एंड योर श्रोडिंगर, है ना। तो ये श्रोडिंगर वाज ए वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, और इन्होंने पूरी स्टडी के बाद, एनालिसिस के बाद एक वेव इक्वेशन दी थी। मतलब श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन जिसको कहा जाता है, मतलब श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर द मैटर वेव्स। ये जो मैटर पार्टिकल चल रहा है उसके कई बार तो मैटर पार्टिकल्स भी इतने छोटे हैं, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो इवन हमको तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, फिर उस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैटर वेव जुड़ी हुई है वो कहाँ से दिखेगी, लेकिन होती है ना। ये अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा है, प्रयोगों से पढ़ा है कि मैटर वेव्स होती हैं। इनको हम डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, इनको हम इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट से फ्रिंजेस बना के इनको हम देख सकते हैं। दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो जब ये मैटर वेव्स चलती हैं तो इन मैटर वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोई समीकरण है? यस, that is the solution which is given by Schrodinger. Schrodinger gave a wave equation which can be almost applied to any kind of matter wave, depending whether we can really find a proper wave function for that particular problem or not. Wave equation is the same, Schrodinger's equation is the same. तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि Schrodinger equation means H psi is equal to E psi. Now what is this? साई इज वेव फंक्शन, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से। साई वेव फंक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड इज एच साई। व्हाट इज एच? हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन मीन्स दिस इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू ई साई। व्हाट इज ई? एनर्जी ऑपरेटर। तो देखने में कितनी छोटी लगती है। एच साई इज इक्वल टू ई साई। Okay, this is the fundamental basic form of Schrodinger wave equation. So it is a wave equation in terms of the wave function which predicts the probability of events or outcomes. मतलब ये wave equation एक ऐसी समीकरण है जो इस
वेव के साथ जुड़ी हुई जो आगे होने वाली जो घटनाएं हैं या जो इसके आउटकम्स, इसके जो परिणाम होने वाले हैं, उनके बारे में संभावना व्यक्त करती है. दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि जो न्यूटन के गति के नियम क्लासिकल फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोगों को पता है कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, है ना. जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, जो जड़त्व की परिभाषा देता है. न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है वो बल का नियम कहा जाता है, जो F = m/a, है ना, जो बल की परिभाषा देता है. और जो तीसरा नियम है फोर्स, तीसरा नियम जो है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, है ना. तो ये जो 3 समीकरण जो न्यूटन ने दिए हैं, राइट, ये जो 3 समीकरण जो न्यूटन ने दिए हैं, उनके आधार पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट दोज लॉज आर नॉट equally valid or those laws are not always correct in case of quantum physics. जब हम क्वांटम फिजिक्स में आते हैं तो हमारे पास न्यूटन के गति के नियम पूरी तरह से सही रूप से लागू होंगे ये हम नहीं कह सकते. किसी परिस्थिति में लागू हो सकते हैं तो किसी परिस्थिति में लागू नहीं भी हो सकते. पर जितने इंपॉर्टेंट न्यूटन के गति के नियम क्लासिकल फिजिक्स के लिए हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्वांटम फिजिक्स के लिए. ओके. एंड एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि इट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ डायनामिक सिस्टम. मतलब कोई अगर हमारे पास ऐसा निकाय है जिसकी परिस्थिति समय के साथ तेजी से बदल रही है, मतलब कोई पार्टिकल है जो मान लीजिए किसी पोटेंशियल वेल में मूव कर रहा है, या कोई एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल्स के फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, या कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल की एनर्जी स्टेट्स हर इंस्टेंट पे चेंज होती जाती हैं. तो जब पार्टिकल को हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस पार्टिकल के लिए हम बना लेते हैं तो इससे हमको ये पता चल सकता है कि आगे की परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं. मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल मोशन और अ वेव मोशन or a quantum particle motion is possible with the help of Schrodinger wave equation, and this is very very important. हो सकता है कि अभी आप इस बिहेवियर को, इस नेचर को, इस फैसिलिटी को जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे रही है, अभी आप अप्रिशिएट ना कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, बढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. तो चलिए देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे आएगी. Well, if we take the equation of one dimensional plane progressive wave, ठीक है, एक विमी सतही गतिशील तरंग अगर हमारे पास है, वन डायमेंशनल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अगर हमारे पास है, तो उस वेव इक्वेशन को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज हियर x, व्हाट इज y इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, and x is position, v is the velocity and t is time. So the simple equation of one dimensional plane progressive wave happens to be जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, del square y by del x square is equal to right hand side. Well, now this plane progressive wave can be explained by the displacement function y is equal to a e to the power minus omega t into t minus x upon v. So this solution y, this is a function. Now here you can see y is a function of position and time, y is depending on x and t. So this displacement y can really explain that equation of plane progressive wave. और मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से y जैसा एक फंक्शन मिल जाता है तो उससे हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, एंड दैट एक्चुअली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. ऑलराइट, तो अब इस तरह के कंसेप्ट को हम मैटर वेव्स के साथ कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद. Well,
तो हम चर्चा कर रहे थे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स सॉल्यूशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैटर वेव्स हैं उन मैटर वेव्स का इक्वेशन क्या होगा। देखिए अभी इक्वेशन आपको दिखेगी स्क्रीन के ऊपर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। नाउ दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर वेव इक्वेशन, और अगर हमको इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो नाउ वी कैन प्रेडिक्ट द वेव फंक्शन साई एक्स टी, मतलब साई जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन इन टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड एज a into e to the power minus I omega t minus x upon v. What is omega here? Omega is angular frequency. Omega क्या है? कोणीय आवृत्ति. Omega is equal to 2 pi n और 2 pi nu. Okay. सो ये जो हमारा वेव फंक्शन आ रहा है, इस वेव फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस 2 पाई i ब्रैकेट में न्यू t माइनस x अपॉन लैम्डा. Okay, so what we have done, we have used the terms nu and lambda with the common notations. अब देखिए हम ये जानते हैं कि lambda is equal to h upon p. ठीक है, आपको पता है कि lambda is equal to h upon p. What is that? That is de Broglie's hypothesis. Okay, lambda is equal to h upon p, and that can be 2 pi h cross upon p, because what is h cross? H cross is h upon 2 pi. ठीक है, तो अगर हम 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई इंटू एच क्रॉस अपॉन पी, ये लैम्डा हो जाता है. ठीक है, एंड E इज इक्वल टू एच न्यू. E इज इक्वल टू एच न्यू कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम दी मैक्स प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन. E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना. E इज इक्वल टू एच न्यू में व्हाट इज एच? प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना. एंड व्हाट इज न्यू? दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एच क्रॉस न्यू. मतलब हम एच क्रॉस वाला नोटेशन यूज कर रहे हैं, और अगर इन दोनों को हम साई के फंक्शन में रख देते हैं तो साई एक्स टी विल कम आउट टू बी a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ वेव फंक्शन, जो कि किसी भी पार्टिकल को हम किसी भी पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई वेव को एक्सप्रेस कर सकता है. एंड नाउ फाइनली साई एक्स टी में ये जो इक्वेशन हमारा आ रहा है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड वी कैन राइट साई एक्स टी इज इक्वल टू a e टू द पावर i p x अपॉन h क्रॉस इंटू e पावर माइनस i e t अपॉन h क्रॉस. नाउ यू विल सी हियर कि दिस a is amplitude. Okay, e to the power i p x upon h cross, this term actually is only position dependent. Okay, and the term e to the power minus I e t upon h cross, that is time dependent. So we can write psi x t is equal to psi x 0. What is psi x 0? Psi x 0 is equal to a into e to the power I p x upon h cross. So psi x 0 is a function of wave which is depending only on position, no time dependence. Time dependent term is on right multiplied by e into e to the power minus I e t upon h cross. So अब ये जो एक फॉर्म है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, साई इज इक्वल टू साई 0 e टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस. तो ये फॉर्म आपको विद्यार्थियों याद रखना चाहिए. ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में यदा कदा हम इसका उपयोग करते रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी गेट द वेव फंक्शन ऑफ एनी प्रोग्रेसिव मैटर वेव. ओके, नाउ चलिए अब अपन ये देखते हैं कि नाउ व्हाट इज साई. साई इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर आई पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ऑफ साई. ये साई का हमको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है. ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, मतलब ये जो वेव फंक्शन मिल रहा है साई को, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइव करते हैं तो डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस ए इंटू ई टू द पावर आई पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस. सिंपल डेरिवेशन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं. और अगर हम ये जो ए इंटू ई टू द पावर आई ब्रैकेट में जो आ रहा है, इसको हम साई ये है, तो हमको डी डेल साई बाई डेल टी कितना मिल जाएगा? माइनस आई ई साई अपॉन एच क्रॉस. ठीक है, तो एच क्रॉस को अगर हम राइट साइड ले आते हैं, माइनस को हम स्क्वायर रूट ऑफ आई
स्क्वायर से हम रिप्लेस करते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ठीक है, और अगर हम वेव फंक्शन जो साई हमको मिल रहा है, जो कि ऊपर अंडरलाइंड आपको दिख रहा है, इसको अगर हम चाहें, चूंकि ये x पे भी डिपेंड करता है और t पे भी डिपेंड करता है, तो पहले हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया था, अब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी, ये जो आपको दिख रहा है माइनस आई पी अपॉन एच क्रॉस डिफरेंशिएशन के कारण बाहर आ जाएगा a इंटू दी ई टू द पावर ये। सो दैट कैन बी रिटर्न एज आई पी अपॉन एच क्रॉस psi, and hence we can write p psi is equal to minus I h cross del psi by del x. Okay. So, now here we are getting E psi and we are getting p psi. What is E? E is the energy of the particle and what is p? P is the momentum of the particle. ये जो दो equations आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, जो दोनों बॉक्स इक्वेशंस हैं, बॉक्स में जो बने हुए हैं, इन इक्वेशंस को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बड़े एलिमेंट्री एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इक्वेशंस हैं। कौन कौन से इक्वेशंस? ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी एंड पी साई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई del x. Okay. So, you will see that the energy equation is in terms of time and the momentum equation is in terms of position. Okay. Now, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. Now, we are trying to find out the time dependent Schrodinger equation. ठीक है, Schrodinger equation क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो समय पर निर्भर करने वाली Schrodinger equation है वो हम कैसे निकालेंगे। Okay, so now let us write the energy equation for any particle. So we know that किसी भी particle की energy E, that is the sum of its kinetic energy and its potential energy. So the particle energy E can be written as p square upon 2m, because E is equal to what? Half mv square plus v, है ना। E मतलब total energy is equal to p square upon 2m. तो ये p square upon 2m क्या हुआ? This is the kinetic energy plus v. What is v? Potential energy. So total energy E is equal to kinetic energy p square upon 2m plus potential energy v. अब इस एनर्जी इक्वेशन को दोनों तरफ इसके ऊपर अगर हम दोनों तरफ वेव फंक्शन साई लेते हैं तो ई साई विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी साई। और अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम डिराइव करते हैं इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि ई साई क्या है वो अभी अपने पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था ना, ई साई की जो वैल्यू थी, तो ई साई की वैल्यू अगर हम रख देते हैं आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/2m, फिर हम वैल्यू किसकी रखेंगे? पी की, तो दैट विल बी माइनस आई एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस वी साई। तो इस एनर्जी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज द टोटल एनर्जी एंड राइट हैंड साइड में जो मोमेंटम है वो वैल्यूज अगर हम रख देते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा? दैट विल बी आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। This is called the time dependent Schrodinger equation, a very powerful equation for quantum mechanics. And because we are using the term x, that means we are talking in terms of one dimension, but in case of 3 dimension the same equation will appear as minus h cross square upon 2m del square psi plus v psi is equal to I h cross del psi by del t. तो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि there are 2 equations. ऊपर वाली इक्वेशन जो कि बॉक्स में रखी है स्क्वायर बॉक्स में, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, और जो नीचे इक्वेशन है दैट इज 3D सिस्टम के लिए, जो 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए जो काम करेगी, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम। ओके, वेल नाउ लेट अस गो फर्दर फॉर फाइंडिंग द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। Well, time independent Schrodinger equation का मतलब the Schrodinger equation which is not depending on the time. This is somehow really not a realistic, बल्कि इसको हम एक थोड़ा सा theoretical, इसको एक conceptual equation हम मान सकते हैं, because it is generally very rare case when the Schrodinger equation is not depending on time. But anyway, we must have the case
कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी होगी. नाउ सी द वेव फंक्शन साई इज a into e to the power minus I e t minus p x x upon h cross. Now why I am writing p x? Because we are considering the motion in only one direction. Okay, so that can be written. अब अगर हम इसको with respect to x अगर हम differentiate करते हैं तो del psi by del x will come out to be, अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, इक्वेशन है आपका विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो अपन बड़े इजीली कर सकते हैं. तो डेल साई बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस साई. ओके, और अगर हम इस इक्वेशन में पी एक्स साई निकालें तो दैट विल बी माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स. एंड फाइनली बिकॉज वी नो दैट एनर्जी E is equal to p x square upon 2m plus v. So from that equation, if we multiply the energy equation both sides by psi, we will get the equation minus h cross square upon 2m del square psi upon del x square plus v psi is equal to e psi. और अगर हम इसको और थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मतलब एनर्जी को अगर हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर plus 2m upon h cross square multiplied by E minus V psi is equal to 0. So this is the standard time independent Schrodinger equation, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पूरे समीकरण में t मतलब टाइम कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है. Alright, so now we have two cases of Schrodinger equation. One, the Schrodinger equation which is having time, मतलब the time dependent Schrodinger equation, and the second the Schrodinger equation which is not having time, that means time independent Schrodinger equation. All right, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. Now there comes a concept of operators, जिनको कि प्राचल कहा जाता है, operators कहा जाता है. What is operator? Operator basically is a mathematical function. Operator is a mathematical process which जब ये ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन, देखो ऑपरेटर अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेटर अगर किसी वेव फंक्शन के ऊपर लागू किए जाते हैं, तब इन ऑपरेटर्स से हमको कोई रिजल्ट मिलता है. तो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको कि पोजीशन ऑपरेटर कहा जाता है, एंड पोजीशन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप. ऑलराइट, सो पोजीशन ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच सिंपली गिव्स यू, जब किसी पार्टिकल के पोजीशन के ऊपर पोजीशन ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर दे देता है, दैट इज द पोजीशन ऑपरेटर. बट मोमेंटम ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, मोमेंटम ऑपरेटर्स आर पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स, और अगर y कंपोनेंट है तो पी वाई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, एंड z कंपोनेंट है तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल z, नॉट साई, है ना. मतलब ये केवल ऑपरेटर्स हैं. जब हम इनको वेव फंक्शन साई के ऊपर लगाएंगे तो ये ऑपरेटर लगाने पे हमको पोजीशन, ये हम लगाने पे हमको मोमेंटम मिल जाएगा. मोमेंटम का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, और फॉर 3 डायमेंशन दिस विल कम आउट टू बी p इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल. और आपको बताया व्हाट इज डेल, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल जे प्लस जेड डेल बाई डेल के, है ना. एंड द टोटल एनर्जी और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एक नई कंसेप्ट है, एक नया टर्म है. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मीन्स टोटल एनर्जी ऑपरेटर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एच इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी. ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है. H is equal to I H cross del by del t, and this is equal to minus H cross square upon 2m del square by del x square plus v. ये अपन ने पिछले स्लाइड में देखा था. तो अगर हम x एक्सिस पे केवल देखें तो ये जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है जिसको कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है, दिस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस v. यहाँ पे m जो आ रहा है, व्हाट इज दैट, द पार्टिकल्स मास, एंड व्हाट इज v, v मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा, v मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी. और अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म में हमको लिखना हो तो h इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v. मतलब देखिए ये एक केवल एक ऑपरेटर है, अभी इसकी एक सिंपल ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इस ऑपरेटर को हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर लगा देंगे तो जैसे सिंपल h,
h की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन h को जब हम psi के ऊपर लगा देंगे तो h psi विल गिव यू द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर wave which is under consideration at a particular position and at a particular time. Okay, all right. So this is what is called concept of operators. तो यहाँ एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये हो गया कि हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर फिक्स है, हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर्स फिक्स्ड हैं, हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर फिक्स्ड है। तो बस ये ऑपरेटर है, आप तो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम का सटीक वेव फंक्शन निकाल लीजिए। अच्छा, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा कॉल है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी भी एक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम का एक यूनिक वेव फंक्शन निकालना, दैट इटसेल्फ इज अ हरक्यूलियन चैलेंज, बट स्टिल यू नो फिजिक्स और साइंस इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड चैलेंजेस आर टू बी टेकन। ओके, सो अगर आप किसी भी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए पार्टिकल का या वेव का वेव फंक्शन निकाल लेते हैं तो फिर आपके लिए लड़ाई बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वेव फंक्शन आपके हाथ में है। तो एनर्जी ऑपरेटर लगा दीजिए, E psi इज इक्वल टू एनर्जी, H psi इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, P psi इज इक्वल टू मोमेंटम। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यू नो। इसलिए विद्यार्थियों ये ऑपरेटर्स हमको ध्यान रखना है। तो ये ऑपरेटर्स आपको बिल्कुल याद कर लेने चाहिए कि पोजीशन ऑपरेटर तो चलिए सिंपल है, लेकिन मोमेंटम ऑपरेटर्स एंड एनर्जी ऑपरेटर्स, बस ये आपको याद है। तो बस वेव फंक्शन निकालना है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, वेव फंक्शन निकालना भी कोई इतना कठिन नहीं है। अगर हमको जो प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं उसके कुछ फंडामेंटल्स हमको पता है तो वेव फंक्शन इजीली निकाला जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, ओनली थिंग इज दिस कि इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ओके, सो दैट विल कम विथ प्रैक्टिस इटसेल्फ। नाउ सी, दोनों को एक बार और हम समग्र रूप में देखते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दे आर कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, या आप पढ़ सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, और नीचे है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। okay, and in this you will find minus h cross square upon 2m del square plus v psi is equal to E psi. Okay, and h psi is equal to E psi matlab h is what? That is your Hamiltonian operator. So when h is applied on psi you get the energy of that particular system. तो ये दो equations हमारे पास important थे, energy मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट as well as टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। Now there comes a new concept, another new concept, expectation value of dynamical variables. Now what is that? Expectation value, see, in case of classical physics you can consider this expectation value as the average value, है ना। मतलब जब कोई प्रयोग आप कर रहे हैं और प्रयोग के आपके पास 10 या 12 परिणाम हैं तो उनसे अगर आप एक एवरेज निकाल लो तो एवरेज वैल्यू होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज निकालना संभव नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ती। वो क्या होती है ये हम समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। तो संभाव्य मान इन्हें कहा जाता है हिंदी में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब संभाव्य मान। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू actually expresses the mathematical probability of the results of an experiment. It provides the average value of large number of measurements, है ना, and it is always a real number. Now what does that mean? देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के कंडीशन में कोई भी प्रयोग करना आसान नहीं होता, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रयोग भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और प्रयोग से जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो भी थोड़े से जटिल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जटिलता शुरुआत में होती है, जटिलता प्रारंभ में होती है। एक बार जब वो प्रॉब्लम फेमिलियर हो जाता है, एक बार जब वो प्रॉब्लम वेल नोन हो जाता है, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट बिकम सिंपली एन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जब हम कोई प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग से अगर मान लीजिए हमने उस प्रयोग को हमने 10 बार किया, अब 10 बार हमारे पास 10 क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स आ गए, तो हम आंसर में कौन सा रिजल्ट लिखें? भाई पहले एक बार रिजल्ट 1 आ रहा था, फिर दूसरा आ रहा था, फिर तीसरा आ रहा था, फिर 9वां आया, फिर 10वां आया। तो जब अनेक हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो हम आंसर में कौन सा वैल्यू देंगे? तो हम आंसर में देंगे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
ठीक है, जिसको कि हम मोटे तौर पे एवरेज वैल्यू जैसी समझ सकते हैं, लेकिन देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि जब हम इस चीज़ के लिए प्रयोग कर रहे थे, इसका मान निकालने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तो इसका मान लगभग इतना आएगा। तो अब आपको स्क्रीन पे दिखेगी कि व्हाट आर द जनरल फॉर्मुलेशंस फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, देखिए शुरू से हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ आर, तो एफ आर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे? एफ आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, एफ मतलब फंक्शन, आर मतलब पोजीशन, तो जब ये फंक्शन हमारा पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे दिखाई जाती है? एफ आर और स्मॉलर देन साइन, ग्रेटर देन साइन, तो दोनों साइन के बीच में एफ आर मतलब एफ आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई volume integral of psi star RT into FR into psi RT with respect to dV, where what is dV here? This is the volume element and triple integral V means volume integral. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस ये फॉर्म आपको अपने दिमाग में याद रखना है, एंड you will remember the expectation value for any function. So FR is equal to volume integral साई स्टार आर टी, मतलब जो आपने वे फंक्शन साई निकाला है, जो आप निकालेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आई की जगह माइनस आई रखना है, माइनस आई की जगह आई रखना है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई स्टार आर टी एफ आर देन साई आर टी डी वी। अगर ये एक इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी फंक्शन आपका एफ आर है, चाहे वे फंक्शन एफ आर आपका पोजीशन का फंक्शन हो या आपका आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो, एनर्जी का हो, आप निकाल सकते हैं। तो यू कैन सी आर के लिए क्या होगी, जो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई स्क्वायर साई स्टार आर टी आर साई आर टी डी वी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, संभावित मान क्या होगा? संभाव्य मान वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वी साई स्टार आर टी वी आर साई आर टी, and again dv. dv is what? dx into dy into dz, as I just told you that dv is the volume element, very small infinitesimal small volume, dv is dx into dy into dz. ये तो आपको पता है, वॉल्यूम मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे डिस्टेंसेस का गुणनफल। ओके, एंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी E is volume integral psi star E psi dv, but we know that the energy operator is I h cross del by del t, यहाँ पे रख देते हैं हम इक्वेशन में, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई स्टार I h क्रॉस डेल बाई डेल टी साई डी वी, और I h क्रॉस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमको एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर हम पोजीशन, अगर हम P मतलब मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमको मिल जाएगी P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार डेल साई डी वी। ओके, तो ये जो नीचे के दो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड टाइम, एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, सो नाउ we'll see some postulates of quantum mechanics, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ आधारभूत सिद्धांत। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं विद्यार्थियों, तो एक तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रॉपर वेव फंक्शन साई होना चाहिए, एंड रिमेंबर दिस वेव फंक्शन साई हैज टू बी फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड, है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों साई के लिए याद रखना है, फाइनाइट so that we can explore it, we can calculate it, and it has to be continuous. Okay, it should not be discrete, it has to be continuous, and it must be having a fixed value, single value. So finite, continuous and single valued, these are three key factors which you remember when you are trying to find out any wave function psi. फिर अपने पास ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती, वो भी अपन ने चर्चा की। कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन यू विल स्टडी कि जब हमारे पास कोई वेव फंक्शन साई होता है तो हम उसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसके कैलकुलेशंस हमारे लिए आसान हो जाते हैं। एंड देन देयर आर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, अभी हम लोगों ने चर्चा की, एंड देयर इज वन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी।
ये क्या होती है ये थोड़ा समझते हैं। चलिए अब अपन व्हाट इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। Well, now the wave function psi x t is equal to psi 0 e to the power minus I e t upon h cross. This is one dimensional wave function. तो transitional probability मतलब अगर कोई system energy E1 से energy E2 की तरफ जाता है, that is called transition from energy E1 to E2. तो इसकी probability निकालने के लिए हम दो wave functions एनर्जी E1 पे वेव फंक्शन psi1 असाइन कर सकते हैं, एनर्जी E2 पे वेव फंक्शन psi2 असाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रांजिशन हम जो वेव फंक्शन है उसको हम psi1 और psi2 के एडिशन से मान सकते हैं, और जो मोमेंटम है उसको हम जो पोजीशन हमारे पास जो वेक्टर है, जो हमारे पास फंक्शन, दिस मल्टीप्लाइड बाय जो प्रोबेबिलिटी है P, दैट इज psi xt इंटू psi स्टार xt। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब एनर्जी स्टेट E1 से E2 की तरफ जाने की संभावना कितनी होगी उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटी सी बात हम और चर्चा करेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल which is kept in one dimensional box. Okay, so suppose there is a particle which is kept in one dimensional box. There is a box, as you can see on the screen, whose width is a. V is equal to infinity at one boundary, V is equal to infinity at the other boundary. इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा विद्यार्थियों? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। और इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या, इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लें। अगर साई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, तो एनर्जी की हमको वैल्यूज मिल जाएंगी इस इक्वेशन में रखने से। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें अगर हम इस साई की वैल्यू रखेंगे तो एनर्जी की इक्वेशंस मिलेगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट 8m a स्क्वायर। तो इससे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो एनर्जी 0 आएगी, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एनर्जी विल बी एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। n इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए 9h square upon 8m a square. This shows that the energy is not equidistant as you can see in this picture. Okay, so with this we end up with this thing, and the last is the simple harmonic oscillator. Simple harmonic oscillator भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सरल आवर्ती लोलक जिससे हम बोलते हैं, उसके लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन विद्यार्थियों अप्लाई की जा सकती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए इक्वेशन आती है डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ई psi. So that is the Schrodinger wave equation for simple harmonic oscillator. Similarly, reflection from a potential step can also be explained with the help of Schrodinger equation. एक केवल एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने पास एक पोटेंशियल स्टेप है, Vx is equal to 0 at the left hand side of x is equal to 0 and Vx is equal to continuous V0 at the right hand side. There are two regions, region 1 and region 2. इस तरह के प्रॉब्लम के लिए भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशंस आते हैं दैट कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ Schrodinger equation. So it was just a session to make you understand कि what is wave function, what is Schrodinger equation, time dependent, time independent, transition probability क्या होती है, operators क्या होते हैं, expectation values क्या होती हैं, and कुछ examples मैंने आपके सामने कोट किए कि हम Schrodinger wave equation को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप यू आर बेनिफिटेड बाय दिस प्रेजेंटेशन। लेकिन विद्यार्थियों पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, किताबों में बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान बहुत उपलब्ध है, आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।